नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रगतिवाद की सामान्य विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का निर्माण होता है। प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रगतिवाद की किन्हीं 5 सामान्य प्रवृत्तियों को बताइए, 5 विशेषताओं को लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों, किसी प्रगतिवादी साहित्यकार के संबंध में हमें चर्चा करनी हो, किसी प्रगतिवादी साहित्यकार पर हमें उसकी भाव या कला पक्ष को अभिव्यक्ति देनी हो, उसको लिखना हो, तो भी हमें इन विशेषताओं से सहायता मिल जाती है, क्योंकि ये विशेषताएं सार्वभौम रूप में पूरे प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो प्रगतिवाद का कोई भी साहित्यकार इनसे अलग होकर साहित्य लेखन का काम नहीं कर सकता। इसलिए यदि किसी विशेष साहित्यकार पर भी हमें चर्चा करनी हो, तो हम इन प्रवृत्तियों के आधार पर उस साहित्यकार का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने आ जाता है कि नागार्जुन के साहित्य की विशेषताएं बताइए, त्रिलोचन के साहित्य की विशेषता बताइए। ये प्रगतिवादी साहित्यकार हैं और प्रगतिवादी साहित्यकार हैं वो इन्हीं विशेषताओं को आधार बना के चला होगा। उसके साहित्य का आधार भी कहीं ना कहीं प्रगतिवाद की भांति मार्क्सवादी रहा होगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रगतिवाद का मतलब होता है कोई सिद्धांत, प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना, गति देना। प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ है आगे की ओर बढ़ना, एक ऐसा सिद्धांत जो इस बात में विश्वास करता हो कि आगे की ओर बढ़ें। लेकिन हिंदी साहित्य में जिसे प्रगतिवाद कहा गया है, वह साहित्य मार्क्सवाद आधारित है, या दूसरे शब्दों में कहें, मार्क्सवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही प्रगतिवाद है। कि मार्क्सवाद को काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाए, वही क्या है? प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद से पूर्ववर्ती जो विचारधारा है वो छायावाद रही। छायावादी साहित्य धारा को लोगों ने वायवीय कहा, काल्पनिक कहा। समाज की दृष्टि से वह समाजोन्मुखी नहीं रही, सामाजिक उपयोगिता की तुला पर उसे नहीं तोला जा सका। प्रगतिवाद उस वायवीय और कल्पनालोक शैली की प्रांजलता की प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थ की भावभूमि पर लिखा गया साहित्य है। राजनीतिक क्षेत्र में जैसे साम्यवाद कहा गया, मार्क्सवाद कहा गया, साहित्यिक क्षेत्र में मैं बता चुका हूँ वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की सर्वप्रथम विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। पूर्ववर्ती जो विचारधारा थी वो पूरी तरह समाज सापेक्ष न होकर आत्मीयता या कहें व्यक्तिकता डिपेंडेंट थी, व्यक्तिकता पर आधारित थी। लेकिन प्रगतिवादी साहित्यकार कल्पना या अध्यात्म लोक में विश्वास नहीं करता। वह जीवन के यथार्थ धरातल पर उतरकर यथार्थ जीवन को देखने का प्रयास करता है
उसके साहित्य में निम्न जो वर्ग है के जीवन की दीनता, हीनता, निराशा, शोषण, उसकी कठिनाइयाँ, उसके जीवन में व्याप्त बुराइयाँ, इन सब की यथार्थ अभिव्यक्ति प्रगतिवादी साहित्यकार करता है। यानी कि सामाजिक जीवन में समाज में जो कुछ देख रहा है साहित्यकार, हमें विदित रहे कि मार्क्सवाद समाज में दो वर्गों को मानकर चलता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषित जो वर्ग है उसके जीवन में जो रिक्तियाँ हैं उन सबको यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति देने का प्रयास प्रगतिवादी साहित्यकार करता है। दूसरा है मार्क्सवाद का समर्थन या कहें साम्यवाद का समर्थन। मार्क्सवाद जो कि रूस की पृष्ठभूमि पर जन्म लेता है विशेषकर, तो इस समय का साहित्यकार मार्क्स की खुले कंठ से प्रशंसा करता है, रूस की खुले कंठ से प्रशंसा करता है। नरेंद्र शर्मा जो प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, उनकी एक कविता है अजय खंडर, उसमें वो कहते हैं, लाल रूस है ढाल साथियों, लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, लाल रूस है दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का। कि लाल रूस सभी जो समाज में दलित वर्ग हैं, शोषित वर्ग है, पतित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन सब के लिए ढाल का काम करता है। और जो इंसानियत का दुश्मन है उसका दुश्मन भी है। इसी तरह पंत ने अपनी कविता मार्क्स के प्रति में भी इसी तरह मार्क्सवाद का समर्थन किया है। अगला बिंदु है सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी कवि समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ परंपराओं और समस्त प्रकार की सड़ी गली रूढ़ियों को बुद्धिवाद के हथौड़े से चकनाचूर कर देना चाहता है। रूढ़ परंपराओं को आधार बनाकर समाज का एक वर्ग विशेष निम्न वर्ग का शोषण करता आया है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी ईश्वर के नाम पर, कभी भाग्य के नाम पर। दिनकर भाग्यवाद जैसी रूढ़ी का प्रबल विरोध करते हुए कहते हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। कि भाग्यवाद आवरण है, पाप करने का आवरण है। समाज में मनुष्य को समझा दिया जाता है कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था, जबकि प्रगतिवादी साहित्यकार नहीं मानता कि किस्मत या भाग्य जैसी कोई अवधारणा है, पूर्व निर्धारित ऐसा कुछ है, ऐसा प्रगतिवादी साहित्यकार नहीं मानता। इसलिए वो कहता है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, कि शोषण करने का एक शस्त्र, एक हथियार है, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। कि समाज में एक वर्ग विशेष निम्न वर्ग को, दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को कह देता है कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, और वो उस जीवन को, उन समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर मेहनत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझाया गया है कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए दिनकर कहते हैं कि भाग्यवाद शोषण करने का एक तरीका मात्र है, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। व्यक्ति का प्रत्येक कर्म भाग्य को बनाता और बिगाड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण अंधा युग गीतिनाट्य है धर्मवीर भारती का, जिसमें एक याचक गांधारी के पास आता है और गांधारी को कहता है, होगी जय दुर्योधन की, दुर्योधन जीतेगा, ऐसा कहता है।
और गांधारी उसे बहुत सा प्रदेय प्रदान करती है। लेकिन जब 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो वो याचक वापस आता है, तो गांधारी का प्रश्न उससे होता है कि तुमने कहा था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन दुर्योधन तो हार गया। तब उस याचक ने कहा था कि ग्रह और नक्षत्रों की गति के बीच एक कर्मयोगी व्यक्ति आ गया और कर्म योग के आधार पर उसने उनकी दिशा को परिवर्तित कर दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण की ओर उसका इशारा था। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति यदि कर्म करता है तो पूर्ववर्ती किसी भी अवधारणा, किसी भी परंपरा को बदलने की सामर्थ्य उसकी कर्म शक्ति में होती है। यही सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं का विरोध प्रगतिवादी साहित्यकार करता है। शोषण का विरोध या शोषकों के प्रति रोष, दूसरे शब्दों में कहें। पूंजीवादी सभ्यता ने एक बड़े शोषक वर्ग को जन्म दिया। कवि के हृदय में इसके प्रति घृणा और आक्रोश है। यही कारण है कि वो पूंजीपतियों, सामंतों, जमींदारों और व्यापारियों का प्रबल विरोधी है। निराला द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कविता इस दृष्टि से काफ़ी प्रशंसनीय है, जहाँ वो उच्च वर्ग का, शोषक वर्ग का विरोध करते हुए कहते हैं, अब सुन बे गुलाब मत भूल जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहाँ उच्च वर्ग का, शोषक वर्ग का प्रबल विरोध प्रगतिवादी साहित्यकार करता है। उसे कभी खटमल तो कभी जोंक कहते हुए उसकी दानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है, समाज के सामने रखता है। वह शोषक वर्ग को समाप्त कर देना चाहता है, उसकी हस्ती को मिटा देना चाहता है। वो एक ऐसा समतामूलक समाज की प्रतिष्ठा करना चाहता है जहाँ कोई अंतर नहीं हो, कोई शोषक नहीं हो, कोई शोषित नहीं हो। जबकि मार्क्सवाद इसी विचारधारा को लेकर चलता है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग है, दूसरा शोषित वर्ग। नेक्स्ट टॉपिक है शोषित वर्ग के, शोषितों के प्रति सहानुभूति या शोषित के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी साहित्यकार एक तरफ जहाँ शोषक वर्ग का विरोध करता है, वहीं शोषित वर्ग के प्रति, शोषितों के प्रति सहानुभूति को भी व्यक्त करता है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रेत का बयान और मास्टर तथा अकाल और उसके बाद में शोषित वर्ग की खस्ता हालत को अभिव्यक्ति दी है। धर्म और ईश्वर में अनास्था, मार्क्सवादी या मार्क्सवाद धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था को व्यक्त करता है। वो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता। उन्होंने तो कहा है कि धर्म अफीम है। मार्क्सवादी साहित्यकार धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते। अगला टॉपिक है क्रांति की भावना या क्रांति में विश्वास। प्रगतिवादी साहित्यकार मार्क्सवाद की भांति समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए क्रांति को अत्यावश्यक मानते हैं। वो खूनी क्रांति का आह्वान करते हैं जिसके माध्यम से समाज के शोषक वर्ग को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और निम्न वर्ग या शोषित वर्ग की सत्ता को कायम किया जाए। पंत जी कोकिल को पावक कर्ण बरसाने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कर्ण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। प्रगतिवादी साहित्यकार हिंसा को आवश्यक मानता है। वो कहता है काटो 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 कर लो साहित्य और कुसाहित्य क्या है। साहित्य मुहूर्त निकलवाने के बाद, कि मुहूर्त निकलवाना और न निकलवाने की कोई औचित्य नहीं है। मारो मारो हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, कि हिंसा और अहिंसा का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ समाज में जो शोषक वर्ग है उसको समाप्त करना प्रगतिवादी साहित्यकार का मूल उद्देश्य है।
जिसके लिए वे खूनी क्रांति को भी आवश्यक मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही, आगे कल अध्ययन करेंगे। ओके।